नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बता दें कि वोटर चेतना अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वोटर चेतना अभियान के तहत हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पूरे देश में जिस तरह से वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत किस तरह से जनता के बीच जाया जाए, साथ ही किस तरह से नए वोटरों को पार्टी से जोड़ना है, ये कार्य योजना विस्तार से रखी जाएगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 27 तारीख को आगमन है। मुख्य रूप से जो शांति कुंज के एक कार्यक्रम में उनको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन इस माह का अंतिम रविवार है और मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। तो हम ऋषिकुल जो कैंपस है आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में, उसमें वृक्षारोपण करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी स्थान पर मन की बात के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। हमारे कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में उपस्थित, उस बूथ के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद शांति कुंज के कार्यक्रम के बाद में हरिद्वार में ही जो प्रदेश की कोर टोली है, कोर कमेटी, उनके साथ उनका व्यक्तिगत मिलना होगा। ये कार्यक्रम पूरे दिन का कार्यक्रम बना है। 5 बजे उनकी वापसी रहेगी। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सक्रियता शुरू हो गई है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में देवेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है, जो 29 अगस्त तक बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। साथ ही बीजेपी को हार का स्वाद चखाने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देवेंद्र यादव का दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब जो है चुनाव चरम पर है। हमारे सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम वहां पर तय किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी 4 दिन जो है बागेश्वर में रहेंगे। हर बूथ की वो वहां पर समीक्षा करेंगे, चुनावी जनसभाएं भी करेंगे और पूरी चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। और सभी जो है जो स्टार प्रचारक हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और 5-5 बूथों को लेकर के जो है प्रभारी बनाए गए हैं। कहीं भी चुनाव में कोई कोर कसर न रहे, कांग्रेस पार्टी उसका ध्यान रख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, लोगों को डरा धमका करके जो है दल बदल के प्रयास में है, लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र इस समय वहाँ पर कामयाब नहीं हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बागेश्वर का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। उधर उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ का एक बार दौरा भी कर चुके हैं। वहीं दौरा कर वापस लौटे प्रीतम सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन के साथ दोबारा सरकार बना रही है। वहां पर जो वादे मुख्यमंत्री ने किए हुए थे वो सारे के सारे पूरे हुए हैं। इसी के दम पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वापस सरकार बनाने जा रही है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत स्टार प्रचारक भी 25 अगस्त से शक्ति केंद्रों तक प्रचार करेंगे। भट्ट ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा काफी दिनों से वहीं डटे हुए हैं। बीजेपी को लगातार वहां जन समर्थन मिल रहा है। दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कि हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ लग चुके हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी लगातार उस स्थान पर हैं। कल कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और जानकारी प्राप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम वहाँ निर्धारित होगा। तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली से आ गए, उनसे चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम विधि रूप से आ जाएगा। तो हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का कार्यक्रम को मिल गया है, उनको हम लगाने वाला। हमारे सभी पूरी जो स्टाफ प्रचारकों की सूची है उनको हमने शक्ति केंद्र स्तर तक भी जाने कर प्रत्येक गांव में संपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं।
तो 25 तारीख से लेके और 3 तारीख तक हमारे सारे कार्यकर्ता उस स्थान पर रहेंगे। उधर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अपने दावे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने डेंगू को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं और वहां पर न तो दवाइयां उपलब्ध हैं और न ही चिकित्सा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर डेंगू पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित रूप से डेंगू सरकार के कंट्रोल से बाहर है। डे बाय डे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले से कहीं सरकार ने व्यवस्था नहीं की। न सरकार ने कहीं अस्पतालों में अलग से डेंगू के वार्ड बनाए, न डेंगू की कोई दवाई अस्पतालों में मिली। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रहा। देहरादून की हालत आप देख लें, राजधानी का अस्पताल है, दून अस्पताल की क्या हालत है आपके सामने है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब इन पद पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह का अधिकारियों का ही चयन होगा। इतना ही नहीं, अब आयोग ने ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस नई चयन नियमावली पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री की जाती थी। कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग में सदस्य के पद पर ज्वाइन कर लेते थे। अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव एस संधू ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर समूह का सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा और एक पद के लिए न्यूनतम 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। 3 नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा। इस दौरान मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद ही ज्वाइनिंग होना संभव हो पाएगा। पहला संशोधन ये था कि इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो उनकी शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। पहला तो ये है कि जो हमारा ये लिखा है कि अध्यक्ष और सदस्य हमारे हैं वो उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा, उच्च प्रतिष्ठा वाले सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक ज्ञान। एक ये है। दूसरा कि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन श्रेणी क का पद धारण किए हों। उधर देहरादून में ऋषिकेश के कुछ व्यापारी और स्थानीय लोग डीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए बताया कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 50 फीट रोड बताई जा रही है, जबकि वो सड़क 40 फीट है और इसके साक्ष्य भी उनके पास हैं। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए अत्याचार होने की बात कही है। इस दौरान डीएम से पिछले समय का नक्शा निकलवाकर उचित न्याय की मांग की गई है। हम सभी लोग 50-60 परिवार हैं जो कि बाईपास रोड घुमाने वाला एरिया में, ग्रामीण एरिया में रहते हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया है कि आपने अतिक्रमण कर रखा है और पीडब्ल्यूडी की सेंटर से रोड 50 मीटर है, जबकि 50 फुट है, जबकि हमारे नक्शे जो पास हुए हुए वो 40 फुट के हैं। हम बार बार पीडब्ल्यूडी को उसके नोटिस के अगेंस्ट हम लेटर देते हैं, उनको अपना एविडेंस दिखाते हैं, लेकिन ना तो पीडब्ल्यूडी मानता है ना प्रशासन मानता है। अब हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? उधर पौड़ी पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने अधीनस्थ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसएसपी द्वारा समस्त अधीनस्थ
कर्मगणों की समस्याओं को सुनकर जानकारी प्राप्त की गई। उनके समाधान को लेकर संबंधितों को निर्देशित किया गया है। थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों में नियुक्त अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रत्येक महीने मीटिंग लेकर उनके कार्यों की समीक्षा करने और उनके व्यक्तिगत समस्याओं को सुनते हुए उसका त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा एसएसपी ने अच्छा कार्य करने वाले 17 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। काफी समय से उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आपदा की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों में भयंकर आपदा भी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से राज्य के लोगों को राहत भरी खबर दी गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश नहीं होगी। मौसम अच्छा रहेगा। इस दौरान लोग उत्तराखंड में आसानी से आवागमन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख अगस्त की हो गई है और अब देख रहे हैं कि जो वेदर एक्टिविटी काफ़ी कम स्टेट में देखने को मिल रही है। और आगे कल से अगर बात करें, करीब 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी कुछ जगहों तक में, हल्की मध्यम तक की, खास जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी और धूप जो है निकलेगी कल से आगे, आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब कोई मौसम की कोई वार्निंग जो है अभी 8 से 10 दिन के लिए कल से अगर बात करें तो कुछ नहीं है। उधर देहरादून में शहर भर में झूल रही केबल के तारों की जाल को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। इसको लेकर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने सभी केबल और इंटरनेट सेवा देने वाले ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई और जल्द से जल्द केबल ठीक किए जाने को लेकर चेतावनी भी दी। इस दौरान नगर निगम के द्वारा झूलते केबल के जाल ठीक नहीं किए जाने पर केबल कनेक्शन काटने की भी बात कही गई है। दरअसल झूलते तारों से शॉर्ट सर्किट की समस्याएं सामने आ रही हैं। नैनीताल में सड़क हादसे में बंदी रक्षक के पद पर तैनात एक पुलिसकर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे कोतवाली के एएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि दोपहर 112 पर किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समय बेलगढ़ के पास एक बाइक सवार को अज्ञात ट्रक चालकों ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त चंद्रशेखर सिंह के रूप में हुई है, जो अल्मोड़ा के एराकोटे का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि मृतक नैनीताल जनपद में बंदी रक्षक के पद पर तैनात था। वहीं इस मामले की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। ये 112 को सूचना मिली थी लगभग 1 घंटा पहले, 2-2:30 बजे करीब। तो उसमें एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक का एक्सीडेंट होने की सूचना थी, जिस पे मौके पे 112 गई थी। वहाँ पे एक बाइक सवार जो चंद्रशेखर सन ऑफ हरि प्रसाद निवासी अल्मोड़ा एड़ा गांव का है, बताया जा रहा है कि वो बंदी रक्षक है हमारी जिले में, जेल पुलिस में। बाकी जांच चल रही है, उसमें देखते हैं कौन है क्या। और उधर मसूरी के जौनपुर ग्रुप ने एमपीजी कॉलेज में सीयूईटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी की गई। जौनपुर ग्रुप के छात्रों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य अनिल चौहान ने बताया कि सीयूईटी की जानकारी के अभाव में छात्रों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्री द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। नॉन सीयूईटी के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाए। एक्चुअली विश्वविद्यालय और यूजीसी ने यह नियम बनाया कि जो बच्चे सीयूटी से एग्जाम दे करके आए हैं उन्हीं को प्रवेश दिलाया जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में सीयूटी का एग्जाम नहीं भर पाए
उसमें अपेयर नहीं हो पाए क्योंकि उनका सेंटर बरेली रखा गया या दूर जगह रखा गया, तो उसके अभाव में बहुत सारे बच्चे इस प्रक्रिया से अछूते रह गए। अब ये है कि बच्चों की मांग ये है कि नॉन CUT, जो इन बच्चों ने CUT का एग्ज़ाम नहीं दिया उनको एडमिशन दिया जाए। वो विश्वविद्यालय या माननीय मंत्री जी उसको अगर परमिट करेंगे तभी हम प्रवेश दिला पाएंगे। हमारी भी अपनी लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, तो नॉन CUT के लिए अभी तक कोई हमारे पास में आदेश नहीं आया है। उधर नैनीताल में रामनगर पुलिस ने एक होटल में अनैतिक देह व्यापार के मामले में होटल संचालक के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया है। रामनगर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संयुक्त टीम की चेकिंग अभियान के दौरान रानीखेत रोड के गड़जिया होटल में एक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस अभियान में होटल के कमरे से कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि होटल मालिक से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो वो होटल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सका, जिसके बाद होटल संचालक शेखर चंद्र और इसके साथ ही परविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेताजी नगर गांव में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान ट्रक से 18 बैटरी अज्ञात चोरों ने चुरा ली। इस दौरान चौकीदार को बंधक बनाकर तमंचा लहराते हुए चोर वहां से फरार हो गए। वहीं ट्रांसपोर्ट के चौकीदार और कर्मचारियों ने कहा कि रात के करीब 1 बजे इन लोगों ने दीवार फांदकर ट्रांसपोर्ट के ये अंदर आ गए और उसके बाद तमंचा दिखाया, सबको बंधक बना लिया गया और 9 गाड़ियों से 18 बैटरी लेकर फरार हो गए। हरिद्वार में कथावाचक स्वामी पुण्यानंद गिरी द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विरोध तेज होता जा रहा है। इस दौरान पुण्यानंद की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। इसको लेकर हरिद्वार में ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध मार्च निकाला और कनखल थाने का घेराव किया। प्रदर्शन में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक पुण्यानंद की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।